नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। दोस्तों, आज एक ऐसे मुद्दे पर हम बात करने आए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो काफी समय से जो उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी को लेकर सवाल उठते रहे हैं, अ, उस पर सरकार बहुत कुछ काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसका नतीजा क्या आ रहा है, ये बताने जा रहे हैं हम आपको। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चूंकि मैंने शुरुआत में जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो बच्चे थे वो भारी संख्या में हमारे साथ जुड़े थे। हजारों लोग मेरे साथ जुड़े थे। और मुझे अपना ये चैनल बनाने के अंदर मुझे लगता है कि डेढ़ महीने के अंदर 25-30 हजार लोग जुड़ गए थे। और उस समय एक दो भर्तियां क्लियर भी हुई थी, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात थी। लेकिन अब जो है सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वो बेरोजगारी मिटाएंगे, उत्तर प्रदेश से लोगों को रोजगार देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एजेंडे में था, स्टेट गवर्नमेंट के भी एजेंडे में था। लेकिन अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, तो ऐसा कोई बदलाव नहीं था। अधीनस्थ सेवा चयन के कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अलग अलग भर्तियों से जुड़े हुए हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि करीब 24 भर्तियां अभी तक ऐसी हैं 2014-15 से लेके अब तक, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि यहाँ कोई भी अगर भर्ती होती है, कोई भी अगर भर्ती सरकारी विज्ञापन निकलता है, तो भर्तियां जब तक कोर्ट कचहरी एसआईटी और तमाम चीजों में ना चली जाए, तब तक वो भर्तियां पूरी नहीं होती है। हमारे साथ कुछ मित्र हमारे जुड़ रहे हैं, मैं आपसे परिचय करा दूं सबका, इन लोगों का परिचय करा दूं। हमारे साथ अनुराग आ रहे हैं। अनुराग है अनुराग अनुराग है। अनुराग हमारे साथ ये सहायक लेखाकार कोषाकार जो भर्ती है उससे जुड़े हुए हैं। सौरभ तिवारी है हमारे साथ, ये ग्राम पंचायत अधिकारी के अभ्यर्थी हैं। उसके अलावा सुनील भी है। और भी जो साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमने लिंक दिया है, तो उनके थ्रू जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अनुराग से शुरू करूंगा। अनुराग, क्या मामला है? कब आपकी परीक्षाएं हुई थी? कितने लोगों ने परीक्षाएं दी थी? किन किन प्रक्रियाओं से आप लोग गुजर रहे हैं, और अब परिणाम क्या है? आवाज मिल रही है? 2000 जी जी 2016 में भर्ती आई थी। ये 2016 में 16/7/2016 मतलब जुलाई में भर्ती आई थी। 11 सितंबर 2016 को इसका एग्जाम हुआ था, जिसमें से करीब 4 या 5 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे, जिनमें से 29 अक्टूबर 2016 को 15,803 अभ्यर्थी पास हुए थे। और उस समय 2016 में 23 फरवरी 2017 से मई के बीच में साक्षात्कार के लिए शेड्यूल भी निकल चुका था। और उसी समय नई सरकार का गठन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 30 मार्च 2017 को इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। और ये करीब सवा साल बाद 24 जनवरी 2018 को नए आयोग और सदस्यों की जब नियुक्ति होती है तो एक मीटिंग होती है और इसमें एसआईटी जांच भी होती है। हमारी भर्ती में विजिलेंस की जांच में क्लीन चिट मिलती है। और मीटिंग में ये कहा जाता है कि आपके हम पुनः साक्षात्कार करवाएंगे। और जब पुनः साक्षात्कार की जो डेट आती है वो 28 अगस्त 2018 से 10 दिसंबर 2018 के बीच संपन्न होती है। हम अपने साक्षात्कार का इंतजार ही कर रहे थे कि इसी विभाग के पहले से चयनित कुछ क्लर्कों ने लखनऊ हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर करते हैं और कहते हैं कि जो ये पद निकले हैं सहायक कोषागार लेखाकार के 540 पद, ये प्रमोशन के पद हैं। और इसमें माननीय श्री विवेक चौधरी जी ने निर्णय दिया कि भर्ती प्रक्रिया को कंटिन्यू रखा जाए और इसमें अंतिम परिणाम न निकाला जाए। अभी 8 जून 2020 को सरकार ने इस जितने भी लोग थे जो इस भर्ती प्रक्रिया पे आ रहे थे उनका प्रमोशन भी हो चुका है। इसी बीच में सरकार ने एक नई नियमावली भी जारी की। नई नियमावली में ये कहा कि 96% पद प्रमोशन के हैं, वो सीधी भर्ती के हैं, 4% पद प्रमोशन के हैं। तो जो उस दायरे में आ रहे थे, जिनकी वरीयता क्रम जो था उस दायरे में जो भी आ रहे थे उनका प्रमोशन भी हो चुका है। अब किसी तरीके का वो जो रिट थी वो एक तरीके से इन्फेक्चुअस हो चुकी है। हमारा सरकार से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि हम विगत 4 वर्ष से इतने परेशान हो चुके हैं, हताश हैं 15,800 बच्चे, कि हम हर जगह हर चौराहे पे हर जगह हर तरीके से मतलब प्रयास कर चुके हैं। हमारा जब उनका प्रमोशन हो चुका है तो अब हमारा रिजल्ट जारी कर दिया जाए
और हमको नियुक्ति पत्र प्रदान करें। चलिए ठीक है, आपका आपका हो गया। सौरभ, सौरभ आप बताएं, आप किस भर्ती से जुड़े हुए हैं? आपकी प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, कब समाप्त होनी थी, कितने लोग थे, क्या स्थिति है अभी? जी सर, मेरा जो चयन है सर, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक, इन 3 पदों के लिए 1952 भर्तियां निकाली गई थी और जून 2018 में भर्तियां निकाली गई थी और 22-23 दिसंबर 2018 को इसकी परीक्षा करवाई गई थी। उसके बाद अगस्त में इसका रिजल्ट आया और काफी मतलब देर उसमें हुई रिजल्ट आने में, तो अभ्यर्थियों को उसके लिए धरना भी करना पड़ा था। लगभग 2 बार धरना हुआ, उसके बाद रिजल्ट जो है उन्होंने जारी कर दिया। रिजल्ट के बाद फिर जो है वो भर्ती पूरे ठंडे बस्ते में चली गई सर। उसके बाद भी 2-3 बार धरने किए गए और वहां पर आयोग के द्वारा और वहां पर जो उनके जो पुलिस वाले हैं उनके द्वारा धमकी मिलने के बाद भी फिर भी अभ्यर्थी खड़े रहे। कुल मिला के फिर उन्होंने क्या किया है कि फरवरी 2019 में जो लेखा परीक्षण है, अभिलेख परीक्षण, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसकी डेट उन्होंने जारी कर दी और सर वो डेट 1952 अभ्यर्थियों का रिजल्ट उसमें जारी हुआ था और 1953 की भर्ती थी, एक अभ्यर्थी का रिजल्ट नहीं निकला था। लेकिन जब उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट निकाली है तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि 399 अभ्यर्थी उन्होंने बाहर कर दिए उसमें से। उन्होंने कहा कि ये जांच के दायरे में। क्यों कर दिए भाई? 399 अभ्यर्थी क्यों बाहर कर दिए? जी सर, उन्होंने ये कहा था कि ये जांच के दायरे में है ये अभ्यर्थी, इनकी कॉपी जो है थोड़ी सी मतलब संदेहास्पद है, तो इन पे हम जांच करेंगे। और 1552 अभ्यर्थी जो है उनका उन्होंने ये कहा कि हम इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम करवा लेते हैं। तो ये शेड्यूल सर मार्च से लेकर जून तक का था, मतलब इतना लंबा एक शेड्यूल था। एक तरीके से ये था कि ये लटकाने वाला काम है ये। और हम आपको एक चीज हम और बता दें कि जब ये रिजल्ट इन्होंने जारी किया है उसके पहले कुछ समाचार पत्रों में भी उनके जो सचिव और परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने भी अपना जो बाइट जो है वो दी है। उन्होंने ये कहा था कि हम रिजल्ट की पूरी तरीके से जांच करें। उसमें उन्होंने जो सस्पेक्टेड जो बच्चे थे वो उन्होंने पहले निकाल के रखे हुए थे, फिर उन्होंने रिजल्ट जारी किया था। लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट आने के अगले ही दिन जो मंत्री है मोती सिंह जी, उन्होंने कहा कि इस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है क्योंकि कुछ अभ्यर्थी जो है वो उनकी कॉपी में और गोलों में, और ये उन्होंने कहा कि 2 या 3 अभ्यर्थी ऐसे भी मिले जिनका मतलब 5 गोले केवल भरे हुए हैं, पूरी कॉपी मतलब और वो सिलेक्टेड है उसके अंदर। उन्होंने ये आपत्ति लगाई। तो उन्होंने कहा कि इस वजह से हम और लेट कर रहे हैं। एक उन्होंने इंटरनल एक जांच कराई इस भर्ती की। तो ओवरऑल सर इस तरीके से 2 बार जांच पहले उसकी हो चुकी थी। फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी किया, फिर ये कोविड-19 का सिस्टम चालू हुआ इसमें। अचानक से सर मार्च में ये न्यूज आती है कि जो मतलब पहले तो उन्होंने नोटिस जारी किया कि कोविड की वजह से इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है शेड्यूल जो है निरस्त किया जाता है और अगली सूचना तक के लिए इसे आगे बढ़ाया जाता है। तभी अचानक से सर बीच में जून में सुनने में आती है ये बात कि इस पर एक 2 सदस्यीय एसआईटी जांच गठित की गई। यहाँ पर सर थोड़ा सा एक संदेह इस वजह से होता है कि जब आप पहले 2 बार उसकी जांच करा चुके हैं, आप अभिलेख परीक्षण की तारीख भी आप जारी कर चुके हैं, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि मतलब कोविड की वजह से आपने उसे निरस्त किया है जो शेड्यूल है, उसके बाद आपने एक एसआईटी जांच फिर बिठा दी है। उसके बाद भी हम लोगों ने जिस मंत्री जी का नाम आप ले रहे हैं, क्योंकि मुझे सरकार का कितना इसमें योगदान है, मुख्यमंत्री तक कहाँ तक ये बातें पहुंची नहीं मालूम है, लेकिन वो जहां तक मैं जानता हूँ मंत्री जी लटकाने में माहिर है। अभी कुछ दिन पहले मेन पावर सप्लाई का काम आया था, वो भी उन्होंने लटका दिया। आप बता रहे हैं भर्तियों को भी लटका दिया। तो यह दुर्भाग्य, हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है और हमारा आपका दुर्भाग्य है कि यहाँ सरकारी भर्तियों को इतनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। फिलहाल सुनील, आप कहाँ से हैं? आपकी कौन सी भर्ती है? सर मैं मद्रास से हूँ। मैं उसी भर्ती से हूँ जिस भर्ती से सौरभ भाई ने भी बोला, ग्राम पंचायत अधिकारी 2018। ओके। इस भर्ती में पूरी प्रोसेसिंग क्या हुई मैं आपको बताता हूँ। आपको भी सुन के हंसी आएगी, हमको भी। पता नहीं क्या मतलब रिजल्ट निकला था तो उससे पहले 136 लोगों पर एफआईआर हो चुकी थी कि मतलब जो भी ओएमआर है उनमें गड़बड़ी मिली है। रिजल्ट आने से पहले 136 लोगों किस मामले में एफआईआर हुई थी सुनील? उनकी जो मूल ओएमआर है और जो कार्बन कॉपी थी उसमें मिसमैच पाया गया था अकॉर्डिंग टू आयोग के। तो उन्होंने 136 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी। अब 136 लोग उन्होंने निकाल दिए तो रिजल्ट निकाला उन्होंने। उस रिजल्ट पर आपकी भर्तियां तो 2018 में निकली थी ना, तब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। हाँ भाई, तो उन्हीं की तो बता रहा हूँ। जब रिजल्ट आया उससे पहले योगी जी के कार्यकाल में भी भर्तियों में गड़बड़ी पाई गई।
अब ये तो मंत्री जी को पता होगा, मंत्री जी ने आरोप लगाया है ना भर्तियों में गड़बड़ी हुई है। उनको ओएमआर मिल कहाँ से रही है, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि दो लोग जिन पर धांधली का ये आरोप लगा रहे हैं, इनके पास ओएमआर उनकी मिली कहाँ से। आयोग किसी को ओएमआर तो देता नहीं है। हम्म। आ- आयोग किसी को ओएमआर तो दिखाएगा नहीं कि इसके ओएमआर में इतने गोले हैं, उसके ओएमआर में इतने गोले हैं। उन्होंने भर्ती पर धांधली का आरोप लगा दिया, उसके बाद भी हम्म। उस पर जांच हुई। जांच के दायरे में 399 लोगों सौरभ को बाहर एक कर मिनट दिया बता गया। देंगे आपको, सुनील को बात खत्म कर ले। हाँ। सर, एक मिनट। जी। जी। जांच मतलब रिजल्ट आने के बाद मंत्री ने जो आरोप लगाया था उसके आधार पर भी आयोग ने जांच कराई थी दोबारा। हम्म। उसमें 399 लोगों को बाहर कर दिया गया। बाहर नहीं किया मतलब जांच के दायरे में उन्हें अलग रख दिया गया, और जो बाकी के बच्चे कुछ लोग हैं उनका डीबी शेड्यूल जारी कर दिया गया फरवरी में। हम्म। अब उसके बाद कोविड आ गया अपना, तो कोविड में मतलब जो भी सब चीज डिले हो गई, वो भी सब डेट वेट जो निकाली सब पोस्टपोन कर दी गई। उसके बाद जब थोड़ा बहुत अनलॉक हुआ, हमने बोला हम्म। हमारा डीबी कराइए आयोग से, तो आयोग नोटिस डालता है कि इस पर एसआईटी जांच बैठा दी गई है। मतलब 2 बार पहले जांच कर चुका आयोग, तीसरी बार हम्म। एसआईटी जांच कर रही है। अपनी भर्ती पर सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं। कोई विपक्ष वाला हम्म। लगाए तो चलो मान भी लें, अपनी भर्ती पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। अपने अधिकारियों पर इनको भरोसा नहीं है। यार सरकार ही ऐसी है, वो एक दूसरे पे आरोप लगा के ही पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। फिलहाल सौरभ सौरभ कुछ कह रहे थे आप जी। हाँ सर, अब ये कह रहे थे कि एक चीज और देखने वाली है इसमें कि योगी सरकार में जो मतलब विशुद्ध भर्ती जो योगी जी की कही जाएगी, जो पहली भर्ती विशुद्ध, वो ये हम्म। वीडियो 2018 की ही सर भर्ती कही जाएगी। मतलब ये हम्म। इनकी विशुद्ध भर्ती है, और इसके लिए उन्होंने बड़ी प्रतिबद्धता अपनी जाहिर की थी कि कोई भ्रष्टाचार नहीं, किसी प्रकार का कोई मतलब टॉलरेंस नहीं। और जब एग्जाम देने गए तो उन्होंने सर रूमाल भी निकलवा लिया, अंगूठियां भी उतरवा ली, कलावे कटवा दिए, सब कर दिया। और सर उसके बाद ये भर्ती 3 जांचों से होकर गुजरी है, कोई उसमें गड़बड़ी नहीं मिल रही है, और उसके बाद जो है आज तक ये पूरी नहीं हो पा रही है सर। मैं ये कहना मतलब ये चाहता हूँ। आप ये बता रहे हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की योगी आदित्यनाथ सरकार की ये पहली भर्ती थी, और वो भर्ती भी जांच प्रक्रियाओं से गिर गई, यही ना? जी, और सर उसमें कोई कमी नहीं निकल पा रही है, उसके बाद भी आज तक ये पूरी नहीं हो पा रही सर। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य है। अनुराग, आप लोगों ने तो बड़ा आंदोलन किया था सहायक कोषागार लेखाकार के लिए, बड़े आपने ट्विटर पे ट्रेंड कराए थे, काफी लोगों से मिले भी थे। तो क्या उसके जी जी बाद कुछ आंदोलन करने का, ये वर्चुअल आंदोलन जो आपने किया था, उस जी वर्चुअल जी आंदोलन का भी कुछ असर हुआ? कुछ लगा आपको कि कुछ हो रहा है, कुछ काम चल रहा है? सर इसमें कुछ बस केवल जितने भी मंत्रियों जी से मिला गया इस बीच में, जितने भी लॉकडाउन के समय जो हम लोग कर सकते थे, तो केवल संवेदना ही व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम आप लोग के साथ हैं, हम आपके साथ करेंगे। लेकिन फील्ड पे अगर देखा जाए कि हमारे लिए ये लोग क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। केवल मुंह हम्म। से कह देने से कुछ नहीं होगा। करीबन मैं बताता हूँ कि हमारे ही विभाग, मतलब जो हमारे साथ के जो और साथी हैं, माननीय हम्म। सुरेश खन्ना जी से करीबन 17 से 15 बार मिल चुके होंगे। और हम्म। केवल ये कह देते हैं अभी आपका मामला कोर्ट में है, अभी हम क्या करेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, मामला कोर्ट में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पॉइंट और नोट करने चाहता। 10 फरवरी 2018 को जैसे ही हम लोग का इंटरव्यू समाप्त हुआ, उसके बाद हम्म। इन्होंने क्या किया कि 3 से 4 माह बाद, मतलब जुलाई 2019 को इन्होंने जुलाई में ही हम्म। इन्होंने क्या किया, जुलाई में ही एक लेटर हम्म। शासनादेश जारी कर दिया। जो लोग रिट याचिका दायर किए थे क्लर्क विभाग के, हम्म। हम्म। उन्होंने कहा इन रिट याचिकाओं का हवाला देते हुए आपका अध्याचन वापस लेते हैं। सर मतलब 4 साल से हम लोग एक पीरियड से हम लोग चले आ रहे थे। 15,000 बच्चे, पहले हम्म। आयोग नहीं था, तो आयोग बहाल करने के लिए हम लोगों को लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद हम अपनी भर्ती के लिए कई बार लाठीचार्ज हमारे सामने हुआ। जब माननीय इसके पहले जब राजेश अग्रवाल जी थे, उनके घर के सामने भी हमने कई बार धरना प्रदर्शन किया और कई बार हमको लाठीचार्ज किया गया हमारे ऊपर। और उसके हम्म। बाद भी आज भी हमारी क्या गलती थी? हमने परीक्षा दी, आवेदन आपने निकाला, हमने परीक्षा दी, साक्षात्कार दो बार हम लोगों ने साक्षात्कार दिए। एक बार माननीय योगी सरकार में, एक बार सपा सरकार में। उसके बावजूद ये स्थिति है कि आज हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। और इन्होंने शासनादेश निकाल के ये कह दिया अच्छा। रिट अच्छा अनुराग, किसे किसे अनुराग अनुराग सौरभ सुनील, तीनों लोगों से मेरा सवाल है, आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार आप अपने आप को खुद मानते हैं, सिस्टम को मानते हैं, सूबे की सरकार को मानते हैं, या कुछ और मानते हैं? आयोग की गलती है इसमें? सर जिम्मेदार तो सर सीधे सीधे अगर कहे जाए कि जिसको हमने जिताया है, अगर हमारे ऊपर अगर भाजपा का, हम लोगों ने भाजपा सरकार बनाई है, तो कहीं ना कहीं एक इस उद्देश्य से बनाई थी कि ये। चलिए सौरभ आप बताइए, अनुराग में कुछ, अनुराग के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है सौरभ।
जी सर, मेरा भी मानना सर यही है कि मतलब प्रदेश के अंदर अगर हम प्रदेश स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो हर चीज की जड़ें जाकर जो एक पॉइंट पर जो मिलती है वो मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर मिलती है सर। सीएम ऑफिस में जाकर मिलती है, वहीं से सारे कार्य संचालित होते हैं, सारे ऑफिस और सारे सचिव नियंत्रक जितने हैं सर वहीं संचालित होते हैं। अब उसमें अगर हम ये कहें कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में वो बात नहीं है तो सर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अगर ये भर्ती नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी सर हम लोग तो नहीं ले सकते। हम लोगों की जिम्मेदारी तो ये है कि अगर भर्ती निकलेगी तो सर हम लोग मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, सिलेक्शन लेंगे उसके अंदर और नियुक्ति का इंतजार करेंगे। लेकिन उसे समय से उसे क्रियान्वित करना ये काम पहले तो आयोग का होता है। लेकिन आयोग के ऊपर जो एक नियंत्रक संस्था है, जो सबसे बड़ी संस्था है, वो सर मुख्यमंत्री जो है वही सबसे बड़ी संस्था है, उनके द्वारा जो अच्छा, आपको जानकारी है कि नहीं भी मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले जब आप लोगों ने बड़ा एक रोजगार दो और ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगी थी, तो आपने सुना होगा कि योगी जी ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन है उनसे भी मुलाकात की थी। तो उसके बाद क्या कोई मैसेज पासान हुआ आप लोगों को, कुछ कन्वे किया गया कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद क्या कुछ उम्मीद बढ़ रही है? अनुराग आ रहे हैं आपके पास जी। नहीं सर, सब कुछ जो है मतलब सब सर जितनी भी बातें हैं, जो मैसेज है, सब अंदाजे पे बातें हो रही है। आधिकारिक रूप से कोई भी चीज सामने नहीं आ रही। अगर अखबारों के माध्यम से कोई आधिकारिक सूचना अगर मिलती है तो वो एक सामूहिक रूप से मतलब जो एक बात होती है कि सभी भर्तियों को लेकर बात की जाती है। जैसे अभी एक बहुत ही मतलब सर हम लोगों को बहुत ही हैरान करने वाली एक खबर सामने आई कि उन्होंने कहा कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से उन्होंने 3 लाख भर्तियां पूरी कर दी। अब आप सर ये देखिएगा, अगर वो भर्तियां अगर पूरी हुई हैं 3 लाख, तो इसका मतलब ये है कि अनुराग को भी सर ज्वाइनिंग मिल चुकी है, सुनील को भी मिल चुकी है और हमें भी ज्वाइनिंग मिल चुकी है। जबकि हम लोग यहाँ पे डिबेट में बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं सर उसके ऊपर। तो ये जहां तक मुझे भी जानकारी है कि आयोग के माध्यम से तो भर्तियां नहीं हुई है, सौरभ, आयोग के माध्यम से तो भर्तियां नहीं हुई है, क्योंकि मैं खुद ही देख रहा हूँ। मैंने जब से सरकार बनी है, सीबी पालीवाल साहब जब चेयरमैन हुआ करते थे, उसमें से हो सकता है आप लोगों ने अगर उस वक्त देखा हो तो साक्षी रहे होंगे, तो मैं खुद ही जाता था। लेकिन मुझे जब तक सिर्फ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 3 लाख नौकरियां, अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो भाई मानना तो पड़ेगा ना, नहीं मानेंगे तो फिर आप समझ ही रहे हैं। तो फिलहाल अब क्या लगता है? देखिए सर, मैं एक बार लिंक करना चाहता हूँ जी, एक बात मैं लिंक करना चाहता हूँ। जब सरकार नई बनी थी, तब मुख्यमंत्री जी का पहला स्टेटमेंट ये था कि जैसे ही हमारी सरकार आती है 90 दिनों के अंदर जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं उनको हम बहाल करेंगे और उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। आज सर मैं 5 साल से मैं सर भटक रहा हूं। मैं आज तक वो 90 दिन नहीं याद कर पाया कि कब वो 90 दिन आए, कब वो निकल गए और कितने 90 दिन और निकलने पड़ेंगे मुझे इस भर्ती को पूरा कराने के लिए। सर ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं सर। 2016 की कम से कम 12 भर्तियां ऐसी हैं, आबकारी सिपाही, कंडक्टर, ऐसी छोटी छोटी भर्तियां सर। कालम अगर जैसे यूपी SSC का कालम निकलता है तो कम से कम सर 2 पेजों का कालम निकलता है कि हम ये परीक्षाएं करा रहे हैं, 2 पेजों का। सर उनमें सर 2016 की कम से कम 12 भर्तियां ऐसी हैं जिनमें से सर सहायक कोषागार लेखाकार की भर्ती प्रमुखता में रहती थी। आज उसकी स्थिति ये है कि सर कोई उसको बताने वाला नहीं। सर इसमें मैं ये जानना चाहता हूं कि सर 4 साल बीतने के बाद आपने एक शासनादेश निकाल दिया और कह दिया कि इन रिट याचिकाओं का हवाला देते हुए हम आपका याचन वापस लेते हैं। आपके विभाग के कुछ क्लर्कों ने अगर प्रमोशन की बात कर रहे हैं तो अगर नियमावली नहीं थी, इसके पहले भी सर 2015 में इसी आयोग में 297 पदों की भर्तियां हुई हैं, वो भी सीधी भर्तियां हुई हैं। तो क्या सर उस समय ये नियम नहीं लागू थे? क्या इसी 2016 में वाले लागू हुए थे? सर कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर सर 2016 वाला टैग जो लगा हुआ है कि हम विपक्ष पार्टी के मतलब सरकार की भर्तियां हम करने नहीं देंगे, कहीं ना कहीं सर वो भी हमको 2018 में आपके बगल में बैठे हुए हैं ग्राम पंचायत अधिकारी वाले, वो भी भर्ती तो क्लियर नहीं हुई। अगर अखिलेश यादव ने गलती की थी, उनकी भर्तियों में धांधली हुई थी, तो योगी जी ने कौन सी अपनी भर्तियां कंप्लीट कर ली? सर SIT जांच में सर क्लीन चिट मिल चुकी है। सर इसमें कुछ मिला हो तब तो ठीक है, अगर क्लीन चिट दिया है तो इन्हीं की सरकार ने ही कुछ अधिकारी नियुक्त हुए होंगे, उन्होंने ही तो जांच की होगी। सर उनके क्लीन चिट मिला, उसके बाद सर उस समय सीबी पालीवाल जी थे और सीबी पालीवाल जी के ही निर्णय में सर इसको 28 अगस्त से 10 दिसंबर तक सर इंटरव्यू हुए, उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था 10 दिसंबर को हमारे। अच्छा, मेरा एक सवाल आप तीनों लोगों से है कि अभी चूंकि रोजगार तो बहुत बढ़ रहा है,
अभी आप लोग मौजूदा स्थिति में अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग सभी लोग युवा हैं और सभी लोग संघर्ष ही कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में क्या आप लोगों का जो खर्चा है, या जो क्या कोई आमदनी है, या सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, या अपने घर वालों का सिर्फ अभी इस वक्त आप लोग क्या कर रहे हैं? और 16 महीने बाद चूंकि चुनाव है, उस वक्त क्या करेंगे अगर आप लोगों को नौकरी नहीं मिली तो? सर कुछ नहीं कर रहे, बस खाली घर पड़े हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा कोई रोजगार नहीं है, ना हम कुछ कमाते हैं, ना कोई इस समय प्राइवेट जॉब करते हैं। हमारे घर वालों ने फिलहाल यही उम्मीद लगा रखी है कि बेटा एक सरकारी नौकरी पाएगा। हम घर पड़े पड़े पढ़ रहे हैं। हमारे माता पिता सोच रहे होंगे कि बेटा पढ़ रहा है, कुछ तो कुछ बनेगा ही, लेकिन यहाँ सिलेक्ट होके चयनित होके 2 साल से पढ़े हैं सर। उन्हें क्या बोलना है, बेटा कब जा रहे हो? पता नहीं कुछ। क्या बोलना है, बेटा कब जा रहे हो? घर वाले पूछते हैं, शर्म महसूस होती है बाहर निकलने में। सौरभ, आपको क्या लगता है? सौरभ, 16 महीने बाद फिर चुनाव है और ये सरकार जो आई थी उसने यही वादा किया था कि कम से कम रोजगार तो देंगे, और मुझे लगता है कि जो युवा हैं इसी वजह से आकृष्ट हुए थे, युवाओं ने बड़ा जोरदार समर्थन दिया था। फिर मुझे लगता है क्या 1.5 साल, एक 1.5 साल के अंदर अगर सरकार नहीं बनी, फिर आप लोग क्या करेंगे? सर देखिए, जब ये कोविड का सर, जब महामारी, जो वैश्विक महामारी है जिसका हम लोगों के ऊपर प्रकोप चल रहा था, तब हम लोगों को उस समय पे खड़ा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था कि आपदा को अवसर में बदलो। वो पब्लिक ने कितना उसे आत्मसात किया ये तो सर हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन सरकारों ने बड़े अच्छे से इसे आत्मसात कर लिया है, आपदा को अवसर में बदलने वाला। तो आप जो कह रहे हैं ना सर कि 16 महीने बाद जो इलेक्शन है, इन्हें ये चीज पता है कि लड़का जो है वो इंगेज हो जाएगा इन भर्तियों के साथ में, या तो इलेक्शन के टाइम तक ले जाके 3 साल, लगभग 3.5 साल तक खींचने के बाद ये उस टाइम पे जाके हम जैसे लोगों को हो सकता है नियुक्ति दे दें, अगर इनके अंदर दया भावना होगी। और बाकी जो नई भर्तियों का जो इन्होंने अभी ढिंढोरा पीटा है, जो अखबारों में रोज निकल रही है लेकिन धरातल पे एक भी नहीं है, तो उन लड़कों को एंगेज करने का सर जो प्लान है, तो ये एक तरीके से जो है, और इन्हें ये लगता है कि ये मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम करने के बाद बड़े अच्छे से दोबारा सरकार में आ सकते हैं, इनकी ऐसी एक मानसिकता है। तो ये सर अभ्यर्थी तो इनसे नाराज है, इसलिए इनकी जो एक स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हम लड़कों को अपनी भर्ती में एंगेज करते हैं, ताकि लड़कों को ये लगे कि यार अगर ये भर्ती चली गई, नई सरकार अगर आई तो वो इन भर्तियों को लटका देगी। तो इनका सर ये स्ट्रेटेजी मतलब एक ये चल रही है, हम लोगों के साथ जो अभ्यर्थी है उन्हें मानसिक प्रताड़ित करके एक राजनीति का खेल खेला जा रहा है सर। यानी समझ चुके हैं अभ्यर्थी। हाँ अनुराग, बताइए क्या कह रहे थे? मैं सर इसमें ये कहना चाहता हूं कि जरूर इन्होंने आपदा को अवसर पे बदला है, लेकिन अब जो युवा है इस समय वो समझ चुका है। हम खुद सर 4 साल से प्रताड़ित हैं। मैं सर डिप्रेशन की दवा लेने लगा हूं, मेरी ये स्थिति हो गई है। और आप तो सर इसके कई बार आपका मेरा मुलाकात भी इसी बीच में हुआ, इसी भर्ती के दौरान भी हुआ, और कई बार साक्षात्कार भी हुआ। मैं कई बार मतलब सर हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। कई ऐसे बच्चे हैं कि सर मतलब जो मेरा 2 भर्तियों में हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ, जिसमें से अभी 31,000 में हुआ, दूसरी लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है सर। कई बार चयनित होने के बाद सर मतलब अचयनित हो गए। अब हम योग्य शिक्षक हैं कि योग्य नहीं है, हमारा इस भर्ती में है पता, हमें तो ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि पता नहीं कितनी बार हमें कोर्ट के लिए फीस कैसे देनी पड़ती है सर। हम जानते हैं सर हमारी स्थिति घर में। अब जरूरी नहीं है सर कि हर घर में स्थिति ये हो कि वो जाके कोर्ट में फीस जमा कराए सर। मेरा सिर्फ एक ही सुझाव है कि सर एक टाइमलाइन निर्धारित होनी चाहिए हर भर्ती के लिए, कि हाँ इतने समय में इतनी भर्ती पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि सर 1 पंचवर्षीय ये लेंगे, 2 पंचवर्षीय वो लेंगे, 3 पंचवर्षीय आगे वाली सरकार लेंगी। सरकारें कोई भी आए, लेकिन सर एक टाइमलाइन निर्धारित होनी चाहिए कि आप 90 दिन के अंदर सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। अगर आप विज्ञापन निकालते हैं तो सर ये जो बाबू IAS अधिकारी जो आप बाबू बैठे हुए हैं, क्या ये बाबू भांग खा के विज्ञापन निकालते हैं? क्या इनको जानकारी नहीं रहती कि विज्ञापन में क्या गलतियां क्या नहीं है? आज जिसका हम खामियाजा भुगत रहे हैं, क्या उसके जिम्मेदार कौन होंगे सर? 4 साल से मैं सर प्रताड़ित हूँ। हर भर्ती सर कोर्ट में चली जाती, मेरा लगभग 2-3 भर्तियों में ऐसा है जो कोर्ट में चल रही सर। मैं कहां से सर किस वकील को सर एंगेज करूं सर? हर तीसरे चौथे महीने सर विज्ञापन, वो हर बच्चे कोर्ट में पैसा देते हैं सर। समझ सकते हैं अनुराग आपका सर। मैं आपको आंकड़ा बता दूं सर, 21 करोड़ की आबादी में आज का आंकड़ा है सर 2 महीने पहले का, 21 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार है उत्तर प्रदेश में, जो ग्रेजुएट है इस समय वर्तमान में। और सर 5 लाख सरकारी पद इस समय वर्तमान में खाली हैं सर। ये 2 महीने पहले नौकरी की बात कर रहे हैं अनुराग, इधर तो हमें देखो, हम तो प्राइवेट वाले हैं। हमें देखो,
हम खुद की नौकरी करते थे, तुम्हें मालूम होगा, लेकिन सरकार में बैठे कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं अपनी नौकरी में ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाऊं, तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। फिलहाल मैं आपके साथ आज जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ हूँ। सर तो क्या सर करेंगे, दुर्भाग्य हमारे। सुनील, हाँ बताइए क्या कह रहे सर मैं अपनी भर्ती के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। वीडियो 2018 की जो भर्ती है वो सिर्फ एक चरण की भर्ती है, उसमें सिर्फ पेपर था एक। उस पेपर में हैं। पास होने के बाद हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था और नियुक्ति मिलनी थी। उसमें हम्म भी ये लोग 2 साल से लटकाए हुए हैं। उसमें भी ये लोग हम्म 2 साल से लटकाए हुए हैं। मुख्यमंत्री एक छोटे सा रिजल्ट आता है उस पर ट्वीट करके बधाई दे देते हैं लोग बच्चों को, बहुत बहुत बधाई, आप इसमें सिलेक्शन हो गया, आपका इसमें ये हम्म हो गया। अपने हाथों से सर नियुक्ति पत्र बांटा है, कल परसों आपने देखा था। 2016 हम्म जो वीडियो की भर्ती थी उसमें भी अपने हाथों से उन्होंने बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया था। हमसे क्या दुश्मनी है ऐसी, हमें समझ में नहीं आ रहा। हमसे ऐसी क्या हम्म। दुश्मनी है, एक चरण की जो भर्ती थी वो ये भी पूरी केवल नहीं कराई जा रही है आपसे। अच्छा, आप लोगों से ये मेरा अनुरोध बेरोजगार। है, आपको मैं चाहूंगा कि एक छोटी सी अपील हो सकता है, ये अगर किसी तरह से कुछ ऊपर बैठे लोगों तक पहुंच जाए, तो कम से कम 2 भर्तियों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप वीडियो से हैं, आप सहायक कोषागार लेखाकार से हैं, तो आप अगर कोई अपील करना चाहे राज्य सरकार या मुख्यमंत्री जी से, तो मैं आपको सर 1 मिनट का मौका देता हूँ, आप मेरी अपील मुख कर सकते सर मेरी मुख्यमंत्री जी से बस इतनी ही अपील है, जैसे और लोगों को, जैसे वीडियो 2016 वालों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया है, शिक्षक भर्ती वालों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया है, हमें भी जल्दी से नियुक्ति प्रदान करें, अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दें और हमें भी दिवाली का गिफ्ट दें। मैं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि 15,000 बच्चे मतलब किस स्थिति से गुजर रहे हैं, मैं उसकी पीड़ा आपको बता नहीं सकता, क्योंकि और बहुत ही दयनीय स्थिति में है। मैं उनको चाहता हूं केवल उनके साथ आप न्याय कर दें, और मुझे पता है कि अगर न्याय होगा तो हम लोग की भर्ती का रिजल्ट जरूर आएगा, और एक बार बस आप उनके साथ न्याय कर दें, बस मैं ये चाहता हूँ। उनका रिजल्ट जरूर आएगा, क्योंकि सर उनकी कहीं गलती कोई नहीं है। उन्होंने अगर एग्जाम दिया है, अगर अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे, जिनका चयन होगा वो होगा। मैं उनको बस उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करें, अपने हाथों से दें, ताकि उनके घरों में उनके परिवार वाले भी कम से कम खुश रह सकें, क्योंकि एक एक बच्चे के ऊपर कितने परिवार की आशाएं होती हैं, वो हम जैसे मध्यम परिवार वाले ही समझ सकते हैं। सौरभ, सौरभ, सर जी जिस सर। दिन भी मैं सर डेट जिस मैं एक कंक्लूड जिस दिन भी सर डेट लगती है कोर्ट में, सर सुबह से लेकर सर मम्मी पापा सर यही पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारा, क्या हुआ सर। आज तक सर मतलब वही हुआ, कुछ नहीं हुआ। कभी डेट लगती है, कभी समझ कुछ सकता हूँ होता है। अनुराग, समझ सकता सर हूँ स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि सर मैं क्या बताऊं सर। आपका दर्द समझ सकता हूँ सौरभ। जी सर, मैं सर मुख्यमंत्री जी से केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपके पहले जो सरकारें थी, शुरुआती 2 साल में भले ही वो उदासीन रही हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने बड़े अच्छे से काम करना शुरू किया, भर्तियां निकालना शुरू किया, विकास करना भी शुरू किया। और मैं स्पष्ट कर दूंगा, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता बन के बात नहीं कर रहा हूँ सर, यहाँ पे मैं एक अभ्यर्थी हूँ, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। तो वो सारे काम होते थे। उसके बाद भी वो सत्ता पलट कर युवाओं ने आपको सत्ता केवल इसलिए दी कि उनके कार्यों में जो अनियमितताएं थी, वो अनियमितताएं आप ठीक करके नियमित कर सके। आप उन्हें नियमित बिल्कुल करने के नाम पर अगर भर्तियां अगर आप रोक रहे हैं, तो भर्तियां पहले भी निकलती थी, नियुक्तियां पहले भी होती थी, लेकिन भर्तियां पहले कितनी निकलती थी उसका अंदाजा यहाँ से लग सकता है सर, कि आज तक ये 2017 के पहले वाली भर्तियां पूरी कर रहे हैं। तो भर्तियां पहले कितनी निकलती थी, इसमें कोई संदेह नहीं किसी प्रकार का। लेकिन युवाओं ने ये सोचा था कि भ्रष्टाचार कम होगा, ईमानदारी से नियुक्ति होगी, तो वो पारदर्शिता जो उम्मीद युवा आपसे करता है, वो पारदर्शिता आप लोगों के सामने रखें, स्पष्ट करें और अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करें और युवाओं को नियुक्ति दें। इतना ही सब बिल्कुल निवेदन। सर बिल्कुल 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 एक लाइन एक लाइन और कंक्लूड करना चाहता हूँ। जी जी, एक लाइन, बस बोले एक जल्दी लाइन। मैं ये बताओ। कहना चाहता हूँ कि भर्ती प्रक्रिया में, सभी भर्ती प्रक्रियाओं में एक टाइमलाइन निर्धारित होनी चाहिए, ताकि हर युवा को 4 साल 5 साल 6 साल इंतजार न करना पड़े। आप टाइमलाइन निर्धारित करिए कि 90 दिनों के अंदर एक भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, चाहे जैसे भी पूरी करे। सरकार उसके लिए बिल्कुल कटिबद्ध होनी चाहिए। सर बिल्कुल बिल्कुल सही। हम लोग सर पढ़ाई करते हैं सर, डिमोरलाइज हो जाते हैं सर। आगे की स्थितियां सर, हम लोग कैसे युवा सर पूरा देश को चलाएगा, अगर सर यही बिल्कुल स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल समझ सकता हूँ दर्द आपका, बिल्कुल समझ सकता हूँ। तो ये अभ्यर्थी थे। आप समझिए कि मैंने 24 भर्तियों का नाम लिया था। हम रोज किसी ना किसी बात करेंगे, भर्ती में बात करेंगे, हम सरकार से के पास भी इनकी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और खासकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है तो हम कोशिश करेंगे कि जो उसके चेयरमैन है उनसे भी बात करें। लेकिन निश्चित रूप से स्थिति बड़ी गंभीर है। योगी जी कह रहे हैं कि उन्होंने 3 लाख रोजगार दे दिए, 3 लाख लोगों को रोजगार दे दिए, लेकिन मैं अभी जो 15,000 बच्चे इंतजार कर रहे हैं सहायक कोषागार लेखाकार की भर्ती के परिणाम आने के लिए,
वहां से एक बच्चा हमारे साथ अनुराग जुड़ा हुआ था। बाकी 2016 से लेके अब तक 24 भर्तियां हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो 2000 जून 2018 की पहली भर्ती सरकार में निकाली गई थी, बीडीओ की, जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, उनकी भी भर्ती अभी तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पूरी नहीं करा पाया है। तो हमारी गुजारिश है, अगर कोई भी जो लगातार मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी लगातार बैठ के कर रहे हैं, अभी उन्होंने 6 महीने के अंदर एक समय सीमा भी निर्धारित की थी, और जैसा कि अभी अनुराग जी कह रहे थे कि 90 दिन के अंदर कम से कम भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाए, तो कम से कम ऐसी भर्तियां जो कई अग्नि परीक्षाएं पास कर चुकी हैं, जो जिनकी एसआईटी जांच हो चुकी है, जिनकी बिजनेस जांच हो चुकी है, जो बच्चे अब डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री जी आप ही की है। आप अगर बेटियों के लिए बेटियों के बारे में सोच रहे हैं, तो इन बेटों के बारे में ही सोचे, इन बच्चों के बारे में ही सोचे, जो लगातार 5 साल 6 साल से व्यथित हैं, दुखी हैं, और उनकी कोशिश ये है कि उनको किसी तरह न्याय मिले। वो कोर्ट से लेके सरकार तक हर दरवाजा खटखटा चुके हैं, बस इस उम्मीद में है कि शायद उन्हें न्याय मिले। और मुझे लगता है कि सब कुछ छोड़ के एक बार इस मामले में भी सरकार को कदम उठाना चाहिए कि जो ये 2 दर्जन से अधिक भर्तियां रुकी हुई हैं, अगर उन भर्तियों की प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाए, जो लगभग पूरी हो चुकी है, तो एक अच्छा मैसेज युवाओं में जा सकता है। और वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है कि अब बहुत वक्त कम बचा है, एक बार फिर आपको जनता के बीच में जाना है, इन्हीं युवाओं के बीच में जाना है। और अगर ये युवा जो आपसे 5 साल से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, अभी हतोत्साहित हो रहे हैं, अब ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अगर फिर आप इनके सामने कोई नया चुनावी मुद्दा लेके जाते हैं, तो सामना आपको इन्हीं का करना पड़ेगा, और जब आप यही देंगे आप। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो तमाम जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, उनको आपके बीच में ले आते रहें, और हमारी कोशिश ये भी है कि हम ऐसे मुद्दों को सरकार तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।